स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें जो थोड़ा सा बेसिक है एक बार वो देख लेते हैं हम, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक चीज़ कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ चुके हैं हम, अब पढ़ेंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखो ये प्रमेय क्या बोलती है उसको हम देख लेते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल की जगह हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल या गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उन गुणनखंडों का या गुणनफलों का जो क्रम है वो आगे पीछे कैसा भी हो सकता है। तो देखो इसको ये आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो हमने कोई संख्या है, जैसे मान लो 8 है, इसको हम अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे 2 का भाग देंगे तो 4 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसी के आधार पर हम ये चीज़ लिखते हैं। तो ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। इसके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप तब और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। तो देखो इसके बाद हम इसमें एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो एलसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जब हम इनके गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होगी उसका जो गुणनफल आएगा वो हमारा क्या होगा, वो दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। अभी इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। एलसीएम में क्या होगा कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का, देखो एचसीएफ में हम क्या लेंगे, सबसे छोटी घात का, और एलसीएम में क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात का। ठीक है, इसमें हम कॉमन वाला लेंगे और इसमें सभी से लेंगे। तो देखो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें 6 और 20 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 20 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हम जानते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 इंटू 3 होता है। और 20 का कितना होता है, 20 का कैसे लेंगे हम, देखो 20 का अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से 20 2 का भाग देंगे 10 बार, 2 का देंगे 5 बार, फिर 5 का 1 बार। ठीक है, तो 20 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, या हम इसको ये से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, ये दो बार गुणा हो रहा है। तो ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में का मतलब क्या हुआ कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब इनमें जो कॉमन आ रहा है, देखो अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका ये एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, तो क्या इसमें 3 है, क्या नहीं है। यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 है, क्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ कितना आएगा, 6 और 20 का कितना आएगा, 2 की पावर 1। अब ये पावर 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम सबसे छोटी घात का गुणनफल लेंगे। तो मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये तो हो गया एचसीएफ 2। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, 6 बराबर 2 इंटू 3। ठीक है, और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 इंटू 5 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 5, यही हुआ। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात इसकी, देखो यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 हो गई और यहाँ पर भी 1 है। तो सबसे बड़ी घात देखो यहाँ 2 की घात 1 है,
और इसमें कितनी 2 की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी हुई, ये हुई। तो एक हम इसको उठा लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 6 और 20। तो सबसे बड़ी घात एक तो हम ये लेंगे। अब इनटू में क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो 3 की, देखो 3 की पावर कितनी है, 1 है। क्या इधर 3 की पावर है, क्या नहीं है, तो 3 की पावर 1 ही हम यहाँ पर लेंगे। तो 3 की पावर 1 इंटू, देखो यहाँ तो खत्म हो चुके हैं, बाद में इसमें कितना है, 5 की पावर 1 है, तो इसको भी हम लिखेंगे 5 की पावर 1। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 का पावर कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 और 4 60 होगा। तो एलसीएम ऑफ 6 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूर्ण बार भाग चला जाए। जैसे देखो इसका एलसीएम कितना आया था, 2। क्या 2 का भाग 6 और 20 में जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है भाई। अब एलसीएम में क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, पूरी बार भाग चला जाए। जैसे 60 आया इसका एलसीएम, तो क्या 60 में 6 और 20 का भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है भाई। 6 का भाग 10 बार जा रहा है और 20 का भाग 3 बार जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 6 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। ठीक है, अब ये हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो चुके हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, क्या किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर कितना होता है, ए इंटू बी होता है। इसको भी हम इसी एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, एचसीएफ ऑफ ए बी, जैसे यहाँ 6 और 20 ले लेते हैं, तो एचसीएफ तो क्या लिखेंगे हम, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 इंटू क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ 6 और 20 बराबर क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या दोनों संख्या कितनी हो गई, 6 इंटू 20 हो गई। क्लियर, ये लिख रहे हैं हम 6 इंटू 20। तो देखो एचसीएफ कितना है, 2 है, यही है। एलसीएम कितना है, 60 है, बराबर देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा, और इधर भी कितना आएगा, 120 आएगा। तो हम किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के लिए ऐसा लिख सकते हैं। यह सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही लिखा जा सकता है, 3 के लिए नहीं। जैसे मान लो 3 संख्या आ गई, एचसीएफ ए बी और सी इंटू एलसीएम ए बी और सी, तो ये ए इंटू बी इंटू सी इसके बराबर नहीं होगी भाई, नहीं होगी ये बराबर, क्योंकि ये केवल 2 के लिए ही है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम चलेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है पहले नंबर पे 140 का, 156 का, 5005 का और 7429 का। इसके क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं मेन में पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बाकी के आप कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका सॉल्यूशन पहला लेंगे 140। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से 140। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 1 के अलावा किसका भाग देंगे हम, 2 का, कितनी बार जाएगा, 70 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार, 35 बार। अब किसका जाएगा, 5 का, कितनी बार, 7 बार। फिर 7 का 1 बार। तो ये प्रक्रिया कब तक करते हैं हम, जब तक शेषफल नीचे शेषफल कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इसको, 140 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा,
2 × 2 × 5 × 7। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम देख लेते हैं, 7429 का। तो 7429 का मैंने ये सोल्व करके दिखा दिया है। तो देखो इसमें सबसे छोटी संख्या 23 का ही भाग जाएगा भाई, या तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो या भाग दे के देख सकते हो। तो 23 का भाग हम 7429 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 323 बार। 323 में फिर हम किसका भाग देंगे, 19 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार। फिर 17 में केवल 17 का ही भाग जाता है पूर्ण बार, तो 1 आ जाएगा। तो 7429 का क्या लिखेंगे हम, 23 × 19 × 17। क्लियर। इसको क्रम भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, 17 × 19 × 23। ठीक है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 17 × 19 × 23। इस तरीके से आप क्वेश्चन सेकंड और थर्ड का भी बिल्कुल ईजी आप निकाल सकते हो। आप कोशिश करके देखना, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इन दोनों को भी सोल्व करवा देंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये जो युग्म दे रखे हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम गुणनफल कितना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो तीन दे रखे हैं इसके पार्ट, तो हम एक पार्ट इसका करेंगे, बाकी के 2 आपको करने हैं। आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो देखिए पहला हम लेके चलते हैं, पहला 26 और 91। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर बाद में क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों एचसीएफ के इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 26 2 का भाग देंगे 13 बार, फिर 13 का 1 बार। क्लियर। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं हम, 91 इसको हम किसका देंगे भाग, 7 का जाएगा कितनी बार, 13 बार। फिर 13 का जाएगा 1 बार। ठीक है। तो 91 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 × 13। तो अब एलसीएम कैसे एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 और 91। देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में क्या लेना है, हमें कॉमन वाली संख्या लेनी है जिसकी घात छोटी हो, सबसे कम हो। तो देखिए क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो ये आएगा ही नहीं। इसमें 13 है तो एक ये आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 13 लेंगे। इसमें 7 है क्या, इसमें 7 है क्या, नहीं है, तो 7 भी हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया, 13 आएगा। वैसे देखो 91 और अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी पावर वाली संख्या का पावर लेते हैं। तो देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखो गुणनखंड में देखो, यहाँ से देखो 2 और 2 बाकी जगह है क्या, नहीं है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका केवल एक ही 13 लिखेंगे हम, दोनों नहीं लिखेंगे भाई। और यहाँ × 7। अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 26 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 42 का 2 हासिल का 4, 14 और 4 182। तो एलसीएम ऑफ 26 और 91 का एलसीएम कितना आएगा, 182। अब ये तो हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें क्या करना है, ये वाली चीज़ भी हमें सिद्ध करनी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको यहाँ करके बता देता हूँ मैं। अब करना है
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इन दोनों का गुणनफल क्या 13 इंटू 182 का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए 26 और 91 के गुणनफल के बराबर। देखिए इसका मैं डायरेक्ट गुणा लिख देता हूँ, इसका गुणा आएगा 2366 और इसको भी जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366। तो इस तरीके से ये क्या होगा सिद्ध होगा, मतलब इन दोनों का गुणनफल इसके संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। बाकी के दो क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से सोल्व करना है, इसी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और इसी तरीके से ये वाली चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो बाकी के दो क्वेश्चन आप करना है इनको, अगर नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इनको भी सोल्व करवा दूंगा। हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम सोल्व कर चुके हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये पूर्णांक दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं एक में, तो इनका क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। तो इसमें भी देखो सारे क्वेश्चन सिंपल है, मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, बाकी के दो क्वेश्चन आप सोल्व करना। देखिए इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट कितना है 12, 15 एंड 21। इसका हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। वैसे तो सबको आते हैं, नहीं आते हैं तो सीख लेना भाई। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 का भाग 6 बार, 3 का जाएगा 2 बार, फिर 2 इंटू 1। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर आप 2 लिख देना, 3 3 1, ठीक है। अब देखिए ऐसे हम 15 का निकालेंगे, 15 में किसका देंगे भाग 3 का, कितनी बार 5 बार, 5 का 1 बार, तो 15 का कितना आएगा 3 इंटू 5। वैसे हम 21 का निकाल लेंगे, तो 21 में किसका देंगे 3 का देंगे, कितनी बार 7 बार, सो 7 का 1 बार, तो 21 का कितना हुआ 3 इंटू 7। ये तो हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 कैसे ज्ञात करेंगे। देखो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, तीनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो तीनों में कॉमन चीज क्या है भाई, तीनों में कॉमन देखो क्या 2 इनमें है क्या, नहीं है। 3 देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे 1 3 लेंगे कॉमन जो आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों में से क्या लेंगे, जो कॉमन है उसको तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है 1 3 ही आ रहा है कॉमन, इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया, बाकी को भी हम मल्टीपल में लिखेंगे। तो यहाँ से देखो 2 इंटू 2, क्या इनमें 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। अब इंटू देखो 5 बाकी में आ रहा है क्या, नहीं है, तो 5 का 5 ही लिख देंगे। इंटू 7 बाकी में नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे 3 इंटू 6 24 और 35 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 420। तो मतलब क्या हुआ एलसीएम ऑफ इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 420 आएगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे, आंसर ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही हमें करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेकंड और थर्ड का भी सॉल्यूशन करना है, वो आप करके देखना, बिल्कुल ईजी है, आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इसने एचसीएफ दे रखा है किसका 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है कितना 9, और पूछा क्या गया है कि इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक पढ़ी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, उन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिख लेंगे, इन संख्याओं को मान लेंगे कि माना
306 बराबर कितना है, n1 मान लेते हैं कोई संख्या, और 657 बराबर कितना मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं। ठीक है, संख्या मान लेते हैं इनको। अब देखो, अब हम क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल n1 इंटू n2 बराबर कितना होता है, इन संख्याओं के एलसीएम वो इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n1 इंटू n2 एचसीएफ इंटू एचसीएफ इसके बराबर होता है 306 657। अब यहाँ पर जिसका मान रखेंगे तो देखो n1 कितना है 306 इंटू n2 कितना है 657, यही है। बराबर में देखो ये वाली चीज़ हमें याद करनी है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, एलसीएम 306 657 इंटू एचसीएफ। देखो एचसीएफ कितना दिया हुआ है भाई, 9 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, एचसीएफ 9 लिख देंगे। अब हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, एलसीएम की, तो एलसीएम को हम एक साइड रखेंगे, एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर देखो क्या लिखेंगे हम, 306 इंटू 657। अब देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर गुणा में है, तो इस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगी, भाग में जाएगी, तो हम लिखेंगे बटे में 9। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम 306 657 बराबर देखो 9 का भाग 306 में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 34 बार जाएगा। ठीक है, और जब 34 को हम 657 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करना सबको आता है, तो ये आएगा 22,338 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलसीएम याद कर सकते हो। अब देखो अगर वो क्वेश्चन उल्टा कर दे, वो आपको एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप एलसीएम का मान रख देना, एचसीएफ याद कर लेना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 इंटू n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें क्या दिखाना है कि कोई प्राकृत संख्या है n, तो अगर उसको 6 से हम गुणा करें तो क्या वो अंक 0 पर, मतलब उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या 0 हो सकता है क्या। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि से चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6n का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 6n का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, देखो n का तो कुछ होगा नहीं, n का तो n नहीं लिखेंगे, लेकिन 6 का क्या होता है 2 इंटू 3 और साथ में ये n मल्टीपल में, यही होगा। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू n। अब जबकि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए अगर उसका जो अभाज्य गुण अंतिम मान 0 कब आएगा, जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो, वो हो 2 इंटू 5 के रूप में हो। इस रूप में अगर होगा तभी उसका अंतिम अंक क्या आएगा, 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि किसी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 n रूप का होता है, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो कि किसी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 n रूप का हो, तभी वह संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी।
इसलिए क्या ये 0 पर समाप्त होगी? क्या नहीं होगी भाई। इसलिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर लिए।